प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालातों पर मुख्यमंत्री से की बात। पंजाब, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से स्थिति का लिया जायजा। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, फिर से एक हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। कल से मेट्रो सेवाएं भी रहेंगी बंद। उत्तर प्रदेश में भी कोविड-19 को लेकर सख्तियां रहेंगी जारी। राज्य में एक बार फिर से बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, 17 मई तक रहेगा लागू। देश में लगातार चौथे दिन 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना के केस आए सामने। 4,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। 3,86,000 लोग हुए ठीक। नमस्कार, स्वागत है आपके एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। लगातार जिस तरह से कोविड-19 का प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है, और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते भी नजर आ रहे हैं। कोविड सेंटर का लगातार जायजा लेते नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार कोविड-19 के हालातों को लेकर स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। जी हां, जिस तरह से कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया था मुरादाबाद और बरेली खंड का, इसी के साथ आज फिर से वो जायजा ले रहे हैं स्थिति का। जिस तरह से कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए वो स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भाजपा विधायक दल की बैठक से पहले राज्यपाल जगदीश मुखी को रविवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। गुवाहाटी में बीजेपी विधायकों की बैठक में हेमंत बिस्व शर्मा नाम पर मुहर लग गई है। अब वो असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि एक सप्ताह पहले स्पष्ट बहुमत के साथ राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीति गठबंधन ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय करने के लिए सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा को शनिवार को दिल्ली बुलाया गया। इस बैठक में विचार किया गया कि किसे राज्य की कमान संभालनी है, जिसके बाद अब यह तय हो गया कि असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा होंगे। आज पूरा देश भारत की 3 महान विभूतियों रविंद्रनाथ टैगोर, महाराणा प्रताप, गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविंद्रनाथ टैगोर, महाराणा प्रताप और गोपाल कृष्ण गोखले को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर शत शत नमन। राष्ट्र सेवा में समर्पित उनका जीवन देशवासियों को सदा प्रेरित करता रहेगा। वहीं महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, अपनी साहस, शौर्य और युद्ध कौशल से मां भारती को गौरवान्वित करने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। मातृभूमि के लिए उनका त्याग और समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने बृहन्मुखी महानगर पालिका यानी कि बीएमसी पर कोरोना के आंकड़ों में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुंबई में कोविड-19 से मौत और इन्फेक्शन रेट में हेरफेर किया जा रहा है। फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में कहा कि पीआर एजेंसियों और सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल मुंबई में संक्रमण के कंट्रोल होने का झूठा नैरेटिव प्लांट करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बीएमसी पर कोविड-19 की मौत को अन्य कारणों से मौत की श्रेणी में दिखाने का आरोप लगाया। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि मुंबई में पर्याप्त टेस्ट नहीं किए जा रहे और पॉजिटिविटी रेट को कम दिखाया जा रहा है। वहीं बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बीएमसी किसी भी संख्या में छेड़छाड़ नहीं कर रही। हर कोविड-19 की मौत रिपोर्ट की रही है और डेटा सभी के लिए लगातार ओपन है।
देश इस समय कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है, तो वहीं ऐसे में सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं आज राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए साफ कहा कि देश को पीएम आवास की नहीं, सांस की जरूरत है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना लगातार विवादों में फंसती जा रही है। दिल्ली में इस प्रोजेक्ट पर काम तो जारी है, लेकिन कोरोना काल में इसे रोकने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। बीते शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से जोर देकर कहा गया कि समय की गंभीरता को समझते हुए इस परियोजना को अभी के लिए रोक देना चाहिए। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 17 मई की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा और इस बार इसमें और भी ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। दरअसल दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए लगाया गया लॉकडाउन अब 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में जो लॉकडाउन पहले 10 मई को खत्म होना था, अब वो 17 मई को सुबह तक लागू रहेगा। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की स्थिति पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और कुछ कहा, वो भी सुनाते हैं आपको। दिनों में केंद्र सरकार के साथ मिलके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, केंद्र सरकार के सहयोग से अब ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली के अंदर काफी सुधरी है पिछले कुछ दिनों में। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती कि इस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, उस अस्पताल में आधे घंटे की ऑक्सीजन रह गई, यहाँ पे किसी की ऑक्सीजन से मौत हो सकती है। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिल रही है। तो 20 अप्रैल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35% बहुत ज्यादा होता है। मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा, उतना तेजी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। एएनबी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोविड-19 की दूसरी लहर से उपजे संकट को झेल रहे भारत की मदद करने के लिए दुनिया के कई देशों ने हाथ आगे बढ़ाया। कोई ऑक्सीजन भेज रहा है तो कोई जरूरी दवा। और इस बीच दिल्ली सरकार की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी है। हालांकि सरकार आंकड़े बताते हैं कि विदेशों से आने वाली सहायता का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली को मिला है। 7 मई तक के आंकड़ों को देखें तो अभी तक 14 देशों ने भारत को मदद पहुंचाई है और दिल्ली को इन सभी देशों से आने वाली मदद से कुछ न कुछ जरूर दिया गया है।
अभी तक विदेशों से आए 2,933 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को आवंटित किया गया है और दिल्ली को इसमें से 1,432 मिले हैं। और अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं बनारस की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आपको यहां पर जानकारी दे दें, डीआरडीओ द्वारा कोविड सेंटर बनाया गया और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तमाम हालातों का जायजा लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस तरह से पूरे देश में कोरोना की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, और इसी बीच अब लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला कर रहा है और उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, तमाम पाबंदियां एक तरफ जारी है और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार सख्ती भी बरतते नजर आ रहे हैं। और इसी के तहत उत्तर प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तमाम पाबंदियां लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इसी बीच में जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। अफसरों संग लगातार मीटिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कोविड अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। डीआरडीओ की ओर से जिस तरह से लगातार तैयारियां की जा रही है, उन तैयारियों को परखते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इनके साथ में आसपास के जिलों के पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। डीआरडीओ और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कोविड मरीजों के अस्थायी अस्पताल का निरीक्षण करते हुए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और जिला अधिकारी, पुलिस अधिकारियों या फिर स्वास्थ्य विभाग को लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़ते नजर आते हैं। और इस वक्त सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, डीआरडीओ द्वारा कोविड अस्पताल का जो निर्माण किया गया उसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस तरह से कल इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करते नजर आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उसी सिलसिले में लगातार कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोरोना से बचाव के लिए जो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं उसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, ऑनलाइन मीटिंग भी करेंगे और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं स्वयं योगी आदित्यनाथ। और निरीक्षण के दौरान तमाम अधिकारियों को निर्देश भी देंगे स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के साथ ही। तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम मुख्यमंत्री के दौरे की कवरेज की, जहां पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। बनारस के बीएचयू कैंपस में यह अस्पताल बनाया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना महामारी के मद्देनजर मेडिकल उपकरण, दवाइयों सहित कोरोना से संबंधित लगने वाली कस्टम ड्यूटी और जीएसटी में छूट की मांग की। आपको बता दें, सीएम का पदभार ग्रहण करने के साथ साथ ममता बनर्जी लगातार पीएम को पत्र लिखकर कोविड-19 महामारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनका ध्यान आकर्षित कर रही हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री से सभी को फ्री वैक्सीन देने की मांग की है। इसके पहले सीएम ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल के लिए मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने की मांग की थी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा था कि पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य को अगले 7 से 8 दिनों में 550 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत है। सीएम ममता ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर नई चुनौतियों का सामना करने की राज्य सरकार कोशिश कर रही है ताकि महामारी से निपटा जा सकता है। और इस बीच बड़ी संख्या में विभिन्न संगठन, व्यक्ति और एजेंसियां सामने आए जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर, क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक, टैंकर्स और कोविड से संबंधित दवाइयां देने की पेशकश की है। इससे राज्य सरकार की जरूरतों को पूर्ति हो पाएगी। वहीं तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रशासनिक अधिकारियों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक बैठक की है जिसमें कोरोना के हालातों की समीक्षा उन्होंने की है। इस बैठक में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर कई अहम फैसले भी लिए गए। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद एमके स्टालिन ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि कोविड डेटा में हेरफेर नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि झूठे आंकड़ों का कोई मतलब नहीं, सच्चाई सामने आनी चाहिए और फैक्ट का सामना किया जाना चाहिए। बता दें कि डीएमके ने लगभग 1 दशक बाद तमिलनाडु में सत्ता में वापसी की है और एमके स्टालिन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने ऐसे समय में कार्यभार संभाला है जब भारत कोरोना वायरस की घातक दूसरी लहर से लड़ रहा है। चीन के अनियंत्रित हुए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B का मलबा आज यानी रविवार को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है और इसके मालदीव के पास हिंद महासागर में गिरने की खबर है। बताया जा रहा है कि हिंद महासागर में मलबा गिरने से धरती पर बड़ा खतरा टल गया है। गौरतलब हो कि बीते 2 दिन से चीन का एक 21 टन वजनी विशालकाय रॉकेट अंतरिक्ष में अनियंत्रित हो गया था और ये पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। चीन के मैन स्पेस इंजीनियरिंग कार्यालय ने बताया कि चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के अवशेष बीजिंग के समय के अनुसार सुबह 10:24 पर पृथ्वी के वायुमंडल में एक बार फिर से प्रवेश कर गए और वे 72.47 डिग्री पूर्वी देशांतर और 2.65 डिग्री उत्तरी अक्षांश में समुद्र के खुले क्षेत्र में गिरे। वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान की जद में आए जिला गुरदासपुर के रहने वाले 24 वर्षीय सिपाही परगट सिंह का आज गांव दबुर्जी में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
वो 21 पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। वहीं उनकी शहादत पर सीएम अमरिंदर सिंह ने दुख भी व्यक्त किया है और शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए का आर्थिक मदद देने की और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें, परगट सिंह 25 अप्रैल को बर्फीली तूफान के जद में आ गए थे और इसके बाद 27 अप्रैल को उन्हें चंडीगढ़ के अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन 8 मई को गुर्दे में आई गंभीर चोट के चलते उनका निधन हो गया। फिलहाल आज उनका पैतृक गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता राम कदम ने शिवसेना पर जमकर हमला बोला है और कहा कि शिवसेना की मजबूरी है गिरगिट की तरह रंग बदलना। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने पूरे जीवन काल में जिस कांग्रेस की विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया, आज सामना उन्हीं की तारीफ कर रहा है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने अपने पूरे जीवन काल में कांग्रेस दल और उनके सारे नेताओं पर विचारधारा को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर, उनके काम करने के तौर तरीकों को लेकर कड़ा प्रहार किया। बाला साहब जी ने अपने जीवन में कांग्रेस नेताओं को कभी बख्शा नहीं। उनकी हर विचारधारा पर वे संघर्ष करते रहे, जूझते रहे उनके विरोध में, और आज वर्तमान में उन्हीं का दल कांग्रेस की विचारधारा की प्रशंसा कर रहा है। जो सामना अखबार स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने स्वयं शुरू किया, उसी सामना अखबार में लिखा जाता है कि कांग्रेस के पुराने सारे नेता और कांग्रेस दल कितना अच्छा है और उनके नीतियों के कारण वर्तमान में क्या कुछ घटित नहीं हो रहा। सत्ता का लालच हम समझ सकते हैं। अब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी नहीं रहे, उनकी विचारधारा भी इन्होंने त्याग दी, ये भी हम समझ सकते हैं। पर कांग्रेस के भ्रष्ट अतीत को यह देश कैसे भूल सकता है? क्या शिवसेना के नेताओं ने आंखों पे पट्टी बांधी होगी? यह हम समझ सकते हैं। पर सत्ता का लालच उन्हें इतना अंधा कर चुका है कि गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता, उतने रंग ये शिवसेना के नेता महाराष्ट्र में बदल। यूपी में पिछले 2 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी के बाद प्रदेश सरकार कोई मौका नहीं देना चाहती। ये देखते हुए सरकार ने प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह आंशिक कोरोना कर्फ्यू की तरह होगा। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं बढ़े हुए लॉकडाउन के कारण लोग परेशान नजर आए। 7 से 11 का टाइम मिला है, पर इसमें भीड़ ही नहीं है, जनता ही नहीं है। काम सामान लेने वाले तो खुलने का कोई बेनिफिट थोड़ा दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, काम ही नहीं बिल्कुल। पहले बहुत भीड़ होती थी, यहाँ लाइन लगते हुए सामान दिखता, अब कुछ भी नहीं है। कितना नुकसान हो रहा है इसमें? नुकसान तो सारा नुकसान ही है। हमें जो 1-2 लड़के रखे हैं उनका भी तनख्वाह नहीं निकल पा रही है। नुकसान तो सारा नुकसान में जा रहा है। बात करें पिछले साल अब में कितना फर्क है? पिछले साल में तो अभी ठीक ठाक भाई, थोड़ा टाइम मिल गया था, ठीक ठाक खुलने का, जनता भी थी तो काम चल रहा था। अब तो बिल्कुल भी नहीं है। किस तरीके लोग जब आते हैं तो किस तरीके से आप पूरा कोरोना का प्रोटोकॉल करते हैं? कहाँ से लोग सामान लेते हैं? हमने बाहर गोला बना रखे हैं और रस्सी बांध रखी है, बाहर से सामान देते हैं, अंदर बिल्कुल नहीं आने देते हैं। पूरा पालन कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक से एक को सामान देते हैं, फिर एक को बाहर साइड करते हैं। क्या चाहते हैं सरकार से? लॉकडाउन हटना चाहिए या लॉकडाउन लगाना चाहिए? सरकार से तो मांग करते हैं कि जिस तरह से इंजरी हो रही है उस तरह से तो लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है और इसी बीच लोगों को मिलने वाली ढील भी अब कम कर दी गई है। बता दें कि अब दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी, जिसको लेकर दुकानदार थोड़े से निराश भी दिखाई दिए हैं। उधर गाजियाबाद में खरीदारी करने के लिए लोग घरों से बाहर निकले और इस दौरान बाजारों में थोड़ी भीड़ देखने को मिली। दिक्कत तो हो ही रही है, थोड़ी समय कम मिल रहा है, ये है बस, आपाधापी हो जाए थोड़ी सी है और कोई बात ना। तो भीड़ होती है नहीं होती जब दुकान लास्ट टाइम? हो भी जाता है, थोड़ा सा चलते चलते हो जाए थोड़ा सा। क्या लगता है कि मतलब सही काम है या थोड़ा कुछ टाइम और देना चाहिए लोगों को? तो भाई टाइम तो मिलना चाहिए, पब्लिक परेशान है। जैसे कि अब टाइम कम कर दिया गया है तो लोगों को दिक्कत होंगी नहीं होंगी इससे? अब वो देखा जो उसके लिए तो करना पड़ेगा सर, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा।
4 घंटे टाइम कम होता है या ज़्यादा टाइम लगता है? सर बहुत देता है टाइम, सुबह से दोपहर 11 बजे तक बहुत टाइम होता है सर। ये शाम को अगर कुछ जरूरत पड़ी तो कैसा काम होगा? देश के दक्षिणी राज्यों के भी कोविड-19 की दूसरी लहर की चपेट में आने के बीच केरल में शनिवार सुबह से पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। केरल सरकार ने 9 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया है, क्योंकि पूर्व में लगाए गए सप्ताह प्रतिबंध संक्रमण के मामलों में वांछित कमी लाने में विफल रहे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि राज्य दूसरी लहर में अधिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। राज्य सरकार के अनुसार केरल में शनिवार को संक्रमण के 41,971 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में महामारी के कुल मामलों की संख्या 18,66,827 हो गई है। वहीं संक्रमण के 64 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 5,746 हो गई है। केरल में वर्तमान में उपचाराधीन मामलों की संख्या 4.17 लाख है। केरल में आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट दी गई है और लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पुलिस प्रशासन भी गश्त बढ़ा रहा है। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे की खबरों की ओर रुख करते हैं। मिजोरम में भूकंप के झटके लगने की जानकारी सामने आई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रविवार सुबह 9:03 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस दौरान रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.7 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई है। आपको बता दें, भूकंप का पता लगते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और काफी देर तक दहशत में रहे। हालांकि अभी भूकंप के कारण किसी तरह की कोई जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। चलिए एक बार फिर से आपको बनारस से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों के साथ में इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको यहां पर जानकारी दे दें, बीएचयू में डीआरडीओ द्वारा संचालित अस्पताल का निरीक्षण करते नजर आए थे और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कुशीनगर जिले के 8 विकास खंडों के 12 गांवों में सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। ब्लॉक पंडोरना, सेवरही, तुमकही,
फाजुल नगर, दुधी, सकरौली, कप्तानगंज और विश्वपुरा में ब्लॉक के 12 गांवों में शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्धारित कार्यक्रम 29 अप्रैल के पहले हुए प्रत्याशियों की मौत के कारण रद्द हो गए थे। चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करने से नहीं हटते, कभी ईवीएम, कभी चुनाव आयोग का कसूर निकालते हैं। जीत जाएं तब भी और हार जाएं तब भी उन्होंने तय करना होगा कि किसी संवैधानिक संस्था से उनका विश्वास है या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने सीएम ममता और राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। की बहुत मांग बढ़ी है, चाहे अस्पतालों में है या घरों में है। तो हमने अपनी ओर से प्रयास किया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएं। हमने वो भी शुरुआत कर दी और अगले 10-15 दिनों के अंदर वो लग के तैयार भी हो जाएंगे। ये रिकॉर्ड समय के अंदर 1 महीने के अंदर 3 ऑक्सीजन प्लांट हम लगाकर दे देंगे। इसके अलावा जो सरकारी क्षेत्र से लगे हैं, पीएम केयर से लग रहे हैं, वो अलग से लग रहे हैं। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश के हर जिले को पीपी किट्स हो, मास्क हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, ऑक्सीजन रेगुलेटर विद रोटामीटर हो और बाकी मेडिकल उपकरण हो, वो भी हम हिमाचल प्रदेश के हर जिले को देने जा रहे हैं, जो अगले 7 दिन के अंदर प्रदेश के हर जिला में पहुंच जाएगा। शायद उनकी जानकारी मैं थोड़ा सुधार कर दूं। 1000 टन मेडिकल ऑक्सीजन पिछले वर्ष इस्तेमाल होती थी कोविड के समय, जब मार्च 2020 की बात करूं। आज लगभग 9,500 टन से ज़्यादा हो रही है। ये आपूर्ति पूरे देश भर से की जा रही है और ये बार बार सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर भी कहा गया, बार बार मीडिया में भी आया है कि देश के अलग अलग हिस्सों से पूर्ति यहाँ पर करनी पड़ती है। मान लीजिए दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, चंडीगढ़ में, उत्तराखंड, इन सब के लिए कहाँ से आता है? यहाँ पर उत्पादन 400 टन का होगा लेकिन खपत 1500 टन के लग। संवैधानिक संस्थाओं पर भी बार बार प्रहार करने से नहीं हटते। कभी ईवीएम का कसूर निकालते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन का कसूर निकालते हैं। जीत जाएं तब भी निकालते हैं और जब हार जाते हैं तब तो पहले से ही गुणगान ईवीएम के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करते थे। ये तय इनको करना होगा कि आखिरकार देश की किसी संवैधानिक संस्था में इनका विश्वास भी है या नहीं है। ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं के वितरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है, जिस पर कांग्रेस नेता गुरु प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट के इस प्रयास की सराहना की। साथ ही सरकार, समाज और लोगों से सक्रियता के साथ आगे आकर काम करने की बात कही है। प्रेस वार्ता में गुरु प्रकाश ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ये सुप्रीम कोर्ट का ये प्रयास ठीक है और जिस प्रकार का अप्रत्याशित समस्या हम लोगों के सामने, पूरे विश्व के सामने आज है, तो आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार, समाज, न्यायपालिका, सभी अंग जितने भी हैं उनको सक्रियता से सामने आकर के सामना करना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि एक्सपर्टीज की भी हम लोगों को इंटरवेंशन की आवश्यकता है। तो एक्सपर्टीज भी आए, जिनके पास एक्सपर्टीज है, जिनका रिसर्च का अपना एक्सपीरियंस है, जिनका मेडिकल हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है, सब लोग साथ आकर के एक सामूहिक स्तर पे कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत कैसे करें, ये एक अच्छा प्रयास है। और हम लोग आश्वस्त हैं और सकारात्मक हैं कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से नंबर्स भी हम लोगों ने देखा है कि महाराष्ट्र में और गुजरात में प्लेटूइंग हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो हम लोग को एक आशा की किरण जो है वो नज़र आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिवली अगर इन्वॉल्व है तो हम सब देखते हैं, स्वागत करते हैं। इसलिए मतलब कुछ अस्पतालों से ऐसी खबरें आ रही थी, कुछ प्राइवेट अस्पतालों से, कि बहुत ही आताताई हो गए थे। वो कह रहे थे कि ये रिपोर्ट लाइए और खास करके पॉजिटिव रिपोर्ट लाइए। अब कोई व्यक्ति बीमार है और हम ही लोग जानते हैं कि अभी RT-PCR का टेस्ट कराने में भी लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी आइडेंटिफाइड ही जांच केयर हैं जहां पे आप जांच करवा सकते हैं और रिपोर्ट आने में समय भी लगता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक ह्यूमनिस्टिक इंटरवेंशन है, एक लोगों के सुविधा को केंद्र में रख करके उठाया गया प्रयास है और हम सब इसका स्वागत करते हैं। इससे लोगों को बहुत सुविधा है, अच्छी बात है। और DRDO एक ऐसी संस्थान है जो हम लोगों ने देखा कि
उन्होंने दिल्ली में लगातार ऐसे फैसिलिटीज़ को स्थापित किया जहां लोगों का कोविड इलाज कराया जा सके। अभी बिहार में भी हम लोग के संज्ञान में आया है कि पटना के पास में बिहटा में एक ऐसे ही कुछ बेड्स की व्यवस्था की गई है जहां पे आईसीयू की भी सुविधा है। तो डीआरडीओ तो एक ऐसी संस्था है जिसके प्रायोरिटी में देश हित रहा है, और अगर ऐसा ये कोई ड्रग सामने आया है तो हम सबको उधर कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री कोई बात ही नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि बिहार में कोई कोरोना है ही नहीं। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। ड्रग्स जो डीआरडीओ ने तैयार किया है उसको परीक्षण के लिए भेजा है, सरकार के पास अनुमति के लिए भेजा है। मुझे आशा है कि यह अगर ऐसी अनुमति मिलता है, परीक्षण में सत्य पाया जाता है तो अच्छी बात होगी। हर लोग चाहता है कि कोरोना से निजात पाए, क्योंकि सब लोग, न कोई गरीब न कोई अमीर, सब अपने घर में दुबके हुए हैं या हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, और सरकार देश के टुकुर टुकुर देख रही है। अगर उनका परीक्षण सत्य होता है तो जीवन भारत के लोगों के लिए बड़ी सार्थक होगा, बहुत सुखद होगा, बहुत अच्छी बात होगी। समझते नहीं है, जैसा झारखंड के मुख्यमंत्री ने कल ही कह दिया, तो फरमान जारी क्या करते हैं, वो तो मेल कर दें, पढ़ लेगा मुख्यमंत्री। हर मुख्यमंत्री को समस्या है। बिहार के मुख्यमंत्री न प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं, न प्रधानमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री से बात करते हैं। लगता है कि बिहार में कोरोना है ही नहीं, तो प्रधानमंत्री जी खाना पूर्ति करते हैं ताकि उनकी चर्चा बनी रहे। चूंकि आजकल वो मीडिया से गायब हो गए हैं, दूरदर्शन से गायब हो गए हैं, चैनलों से गायब हो गए हैं, और रात के 8 बजे, रात के 12 बजे, रात के 9:09 पर उनका जो बुलेटिन चलता था वो बंद हो गया है। भारत में 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं और 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ भी चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है। और आज एक बार फिर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चुनाव आयोग के साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। मैं तो ये बात एक लंबे अरसे से कह रहा हूं कि भारत का इलेक्शन कमीशन भारत सरकार का एजेंट बन गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गोवा का एकदम गवर्नर बना दिया गया। क्या मतलब है इस बात का? क्या इससे पता नहीं चलता कि भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन का क्या रिश्ता है? इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री के हाथ का खिलौना बन गया है और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हर रोज 4 लाख केसेस और 4000 मौतें हो रही हैं। भारत सरकार लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम देश को ये तो बताया जाए कि भारत सरकार इस मुसीबत से देश को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। न लॉकडाउन लगाने को तैयार है, न देश को ये बताने के लिए तैयार है कि क्या कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री को एक बार राष्ट्र से बात करनी चाहिए और देश के लोगों को सही स्थिति से अवगत कराना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट को सख्त निर्देश भारत सरकार को देने चाहिए कि इस इमरजेंसी के अंदर जरूरी है कि सख्त कदम उठाए जाए, लॉकडाउन लगाया जाए। प्रधानमंत्री अपने आवास बनाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री के पास दूरदर्शिता नहीं थी, ये तो सब जानते हैं, लेकिन वो निर्दयी भी हैं, ये पहली बार पता चला है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 7 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। पहले 10 मई को कर्फ्यू खत्म हो रहा था, लेकिन अब राज्य में 17 मई तक पाबंदियां लागू रहेंगी। वहीं इसे लेकर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे आंशिक कर्फ्यू बताया है। देखिए, पिछले बार जो प्रधानमंत्री के द्वारा पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था वो संपूर्ण लॉकडाउन था। एकाएक किया गया जो इन्फेक्शन हमारे देश में आया था उसको नियंत्रण करने के लिए और अपने पूरे प्रबंधन को ठीक करने के लिए वो संपूर्ण लॉकडाउन था, उसमें सभी कुछ बंद थे। इस बार जो हम लोग धीरे धीरे कर भी रहे हैं वो आंशिक कर्फ्यू है, आंशिक कोरोना कर्फ्यू।
और इसमें हमारे इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, बाजारें बंद हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो हाट चलते हैं या बाजार चलती है तो उसको दूर दूर करके करने के लिए, और इसमें कार्यालय भी 33% पर माने ज़्यादा लोग फ्रॉम होम काम कर रहे हैं। तो इस तरह करके एक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को हम लोगों ने निर्धारित किया। इसमें जो हम टेस्टिंग कर रहे थे पिछले कई दिनों से और जो हमने अपना प्रबंधन में थोड़ा बदलाव भी किया, उसके आधार पर हमको लगा कि इसके रहते हुए भी हमने अपना जो एक्टिव केसेस हैं उनका संख्या भी थोड़ा। वहीं मिर्जापुर के 5 ग्राम पंचायतों में आज सुबह से प्रधानी का चुनाव जारी है। नामांकन के बाद 5 ग्राम पंचायतों के उम्मीदवारों की मौत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित गांवों में चुनाव रद्द कर दिया था, जिसके बाद आज अर्जुनपुर, विदापुर, आदमपुर, भुड़कुंडा और दुबेपुर बंसारी गांव में मतदान हो रहा है। बता दें कि इस बार यूपी के पंचायत चुनाव के दौरान कई प्रत्याशियों की कोरोना से मौत हो गई थी। वहीं अमृतसर में कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका की ओर से कोरोना मरीजों के परिजनों को राशन और 2500 रुपए की राशि बांटी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो कोरोना मरीजों के लिए हर संभव मदद करेंगे और उनको राशन भेजा जाएगा। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हल्का वेस्ट में इंजेक्शन, मेडिसिन और उनका खाना ये फ्री में होगा, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। उल्टा उनके घरों में हम पैसे भेजेंगे खर्चे के लिए, हम राशन भेजेंगे खर्चे के लिए। और ये सारा सिलसिला आज से जारी किया गया है, चालू किया गया है। ये नर सेवा, नरैन सेवा है, मानवता की सेवा है। गुरुओं ने हमें ये शिक्षा दी है। सब पंजाब के लोगों को कहूंगा, आओ आगे आओ, मानवता की सेवा करो। ये कोविड पेशेंट, जैसे एक कोविड पेशेंट है, हॉस्पिटल में हमने एडमिट कर लिया, 4 उनके घर में हैं, उनको मेडिसिन दे रहे हैं, उनके घर में 1 महीने का राशन दे रहे हैं, 2500 रुपया हर फैमिली के लिए हम अलग से दे रहे हैं। और ये सबके लिए देंगे, जितने भी अफेक्टेड होंगे हर हफ्ते हम बांटते रहेंगे। और ये कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते हिमाचल सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में अंबाला रोडवेज डिपो की तरफ से हिमाचल के शिमला, कुल्लू, मनाली, बैजनाथ जाने वाली बसें अब नहीं जाएंगी। इस मार्ग पर जाने वाली बस सर्विस को बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब इन बसों को दूसरे रूटों पर लगाया जाएगा। बता दें, कोरोना के बढ़ते केसों के चलते अंबाला रोडवेज डिपो की आमदन पर काफी असर पड़ा था। बता दें, हिमाचल की तरफ जाने वाली 5 से 6 बसें जाती थी। हालांकि बसों की संख्या कम रही, मगर इससे रोडवेज को अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता था। उधर ये बस सर्विस बंद हो जाने से हिमाचल जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें अब या तो निजी वाहन करना होगा या फिर कुछ दिन और हिमाचल के लिए इंतजार करना होगा। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। 45 साल की उम्र तो वध कोई भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण करवा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित में जारी।